Hello students, I hope that all of you are fine. As we are here to discuss about the third chapter of geography, and the topic and the lesson number 3 is the internal forces of the earth. Internal forces of the earth means those forces which are applied on the earth फ्रॉम द इनसाइड, जो अर्थ के अंदर की तरफ, जो अर्थ के अंदर की ओर से फोर्स लगती हैं, जो फोर्स होती हैं उनको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑफ द अर्थ। दे आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज एक्सोजेनेटिक, अदर इज एंडोजेनेटिक। एंड सेकंड टॉपिक इज द प्लेट मूवमेंट्स, जिसको आप टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, and after that volcanoes and earthquakes will be studied. Okay, so we will start from the first para. The earth's surface is uneven and irregular at all the places around the world. अगर आप पूरी पृथ्वी के सरफेस को देखें, इसके सतह को देखें, तो यह आपको असमान, अनइवन और इरेगुलर मिलेगी। मतलब कहीं से भी आपको बिल्कुल बराबर नहीं मिलेगी। आपकी पृथ्वी चारों तरफ से बराबर नहीं है, हर जगह से बराबर नहीं है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज बीइंग शेप्ड एंड रिशेप्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस कंटिन्यूअली। अब जो आपकी अर्थ का सरफेस है, जो आपकी अर्थ की सतह है, ये बार बार ये इसका अपना शेप चेंज करती है, रिशेप बार बार शेप बदलती रहती है। और उस बदलने का कारण क्या है कि इस अर्थ पर लगातार एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, इंटरनल मीन्स अंदर से, बाहर से और अंदर से इस पर लगातार फोर्स लगती रहती है। दिस फोर्सेस आर वेरिड, ये जो फोर्स होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए अफेक्ट द फेस ऑफ द अर्थ डिफरेंटली, और ये अलग अलग तरीक़ों से जो अर्थ है, अर्थ के फेस को, अर्थ के दिखावे वाले रूप को अफेक्ट, प्रभावित करती रहती हैं। दीज फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब जो ये फोर्स है जो आपकी अर्थ को अफेक्ट करती हैं, अर्थ की जो फॉर्म है उसको अफेक्ट करती हैं, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट वन इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस, सेकेंड वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अगर आप इनके नाम को ध्यान से पढ़ें तो एक में लिखा हुआ है एंडोजेनेटिक, सेकेंड वन इज एक्सोजेनेटिक। एंडो का मीन्स होता है इनसाइड, अंदर, और एक्सो का मीन्स होता है आउटसाइड, बाहर। तो इसी से आप इसके बारे में जान सकते हैं। द फोर्सेस विच आर एक्टिव इनसाइड द अर्थ, वे फोर्स जो अर्थ के अंदर एक्टिव होते हैं, अर्थ के अंदर एक्टिव होते हैं, उनको आप एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और इन एंडोजेनेटिक फोर्स को आप कंस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? तो निर्माण करने वाला फोर्स भी आप एंडोजेनेटिक फोर्स को कहते हैं। दीज फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। अब जो ये एंडो फोर्स होते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, ये अचानक से गति, मूवमेंट क्या होता है कि इसमें गति पैदा कर देते हैं। एंड एट अदर टाइम्स, और कभी कभी बहुत धीरे धीरे गति को पैदा करते हैं। कभी कभी तो अचानक से मूवमेंट हो जाता है और कभी कभी मूवमेंट धीरे धीरे होता है। सडन मूवमेंट्स, अब जो अचानक इसमें मूवमेंट होता है, जो आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स है, जो इसमें सडन मूवमेंट होता है, उसके एग्जाम्पल आपको अगर बता दिए जाएँ तो वो आपका होता है अर्थक्वेक, वोल्केनो। मतलब जो आपका भूकंप आता है या जो आपका ज्वार भाटा या ज्वालामुखी फटता है, वो सब एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण ही होते हैं। क्यों होते हैं भाई? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, सो आपको पता होना चाहिए ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्स लगने की वजह से आपका भूकंप और ज्वालामुखी फटता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है। और इसकी वजह से दिस बोथ कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इनकी वजह से आपके अर्थ के सरफेस पर, आपके
अर्थ के सरफेस पर बहुत ज़्यादा विनाश होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड बाहर। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पर। एंडोजेनेटिक जो एक्टिव होती हैं इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, और एक्सोजेनेटिक होती हैं जो काम करती हैं, वर्क करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर काम करती हैं, उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। आप एंडोजेनेटिक और इंटरनल फोर्सेस को अगर आप कहो तो वो रीजन होती हैं अर्थ के सरफेस को अनइवन करने का, इरेगुलर करने के लिए जो फोर्स काम करती है वो आपकी एंडोजेनेटिक होती है। ठीक है, अब उस शेप को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा ठीक करने के लिए आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्स अपोजिट साइड से अपना काम करती रहती हैं, जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स कहते हो। और एक्सटर्नल फोर्स या एक्सोजेनेटिक फोर्स को आप डिस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहते हो। तो यू शुड नो बोथ द नेम्स ऑफ द फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस। अगर आपसे पूछा जाए टेल अस समथिंग अबाउट एंडोजेनेटिक फोर्सेस या टेल अस अबाउट समथिंग constructional forces, तो you should know that constructional forces are also known as endogenetic forces, and you should be aware about the endogenetic forces in case of constructional forces. सेम ऐसे ही exogenetic force को आप कहते हो destructional forces। कंस्ट्रक्शन का मतलब आपको बताया था निर्माण करना, कुछ चीज़ें क्रिएट करना, नई चीज़ बनाना। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना, सब कुछ तबाह खत्म कर देना। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये विनाशकारी होती हैं, डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस होती हैं। और आपकी जो एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं उनको आप कहते हो कि वो कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, आइए ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम जानेंगे दैट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी has been put forward to explain the reason for the changing face of the earth। कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है इसका जो मेन रीज़न है, ये जो काम करती है कि इसकी वजह से, किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की वजह से जो आपकी अर्थ की स्ट्रक्चर है, जो आपकी अर्थ का फेस है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से, किस वजह से जो आपका अर्थ है उसकी जो फॉर्म है वो कैसे अफेक्ट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जो आपकी अर्थ की बाहरी लेयर है कौन सी, जिसको आप आउटर लेयर तो क्रस्ट है ना, उसके बाद उसको आप कहते हो लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स दैट कीप मूविंग। जो लिथोस्फेयर है ये बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेट लगातार चल रही हैं, ये प्लेट लगातार चल रही हैं। मान लो इस तरीके से कि ये एक यहाँ पर है, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे चल रही हैं। ठीक है, ये प्लेट्स चल रही हैं। दीज आर लाइक स्लैब्स ऑफ आइस ऑन ए लेक। और ये इस तरीके से है जैसे कि लेक में आपने बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए हों और उस लेक में वो टुकड़े बह रहे हों। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द अपर मेंटल। अब हमने पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ा था कि जो आपका लिथोस्फेयर है वो बहता है मेंटल के अपर पार्ट में। जो मेंटल का अपर पार्ट है उसमें आपके जो लिथोस्फेयर है वो बहता है, और मेंटल के अपर पार्ट को आप क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। अब जो ये थ्योरी है ये ज़्यादातर बात को एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे अर्थ सरफेस जो है, जो अर्थ का सरफेस है उसके जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देती है। इंक्लूडिंग इसके साथ साथ यह बताती है
कि भाई जो आपका भूकंप है, अर्थक्वेक है, वोल्केनोज जो ज्वालामुखी है, एंड एलिवेशन ऑफ मूवमेंट माउंटेन्स, और जो आपके माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में और माउंटेन्स के बारे में भी आपको जो जानकारी मिलती है वो इसी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से मिल सकती है। इसमें वो चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। क्लियर? चलिए आगे, वोल्केनोज। अब नेक्स्ट है आपका वोल्केनोज। सो वोल्केनोज क्या होते हैं? वोल्केनोज मैंने आपको बताया कि जो ज्वालामुखी है उसको आप वोल्केनो कहते हो। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है दैट ए वोल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग ऑन अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच heated material consisting of gases, water, liquid magma and pieces of rocks are ejected. वेंट मीन्स होता है एक द्वार, एक माउथ आप कह सकते हो, एक ओपनिंग आप कह सकते हो, उसको आप कहते हो वेंट। उसके बाद ओपनिंग होना, मतलब यह तो एक द्वार होता है, छिद्र होता है, यह एक मुख होता है आपकी पृथ्वी की क्रस्ट, जो आपकी आउटर लेयर है, जो आपकी आउटर लेयर है, अपर लेयर है, जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, उसमें एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग से कुछ गरम गरम मटेरियल बाहर आता है और ये गरम गरम मटेरियल के साथ गैसेस बाहर आती हैं, वाटर पानी बाहर आता है, लिक्विड मैग्मा, हमने मैग्मा पढ़ा था जब हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे और रॉक साइकिल को पढ़ा था, तब हमने मैग्मा के बारे में पढ़ा था। एंड पीसीज ऑफ रॉक्स आर इजेक्टेड, और रॉक्स के पीसीज भी ये सब इजेक्ट होते हैं धरती के अंदर से, इस मुख से होते हुए बाहर आ जाते हैं, इस ओपनिंग से होते हुए बाहर आ जाते हैं। ठीक है। सो वोल्केनोज किसको कहते हैं? ज्वालामुखी की एक ओपनिंग होती है आपकी अर्थ की क्रस्ट में, जो अपर लेयर होती है उसमें एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग से एक बहुत गर्म मटेरियल, बहुत हीटेड मटेरियल बाहर आता है और उस मटेरियल के साथ साथ बहुत सारी गैस भी बाहर आती है, पानी बाहर आता है, लिक्विड मैग्मा बाहर आता है और पीसीज ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे पीसीज भी इससे बाहर आते हैं। और इजेक्ट मीन्स होता है बाहर आना, निकालना। ठीक है। तो ये था आपका वोल्केनोज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, द पूल ऑफ मैग्मा विच इज लोकेटेड डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा चैम्बर। अब ये देखो, ये आपकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये वोल्केनो फट रहा है, वोल्केनो इस मुंह से फट रहा है जिसको आप वेंट कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? वेंट। अब ये जो वोल्केनिक वेंट होता है, इसी से लावा बाहर आता है और बिल्कुल नीचे इस पूल ऑफ मैग्मा होता है सबसे नीचे। ये देखो, ये है आपका पूल ऑफ मैग्मा। अब ये पूल ऑफ मैग्मा को आप कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं? पूल ऑफ मैग्मा को मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठीक है। अब इसके जो जहाँ इसका ओपनिंग है वहाँ पे आपका है क्रेटर। जिन पहाड़ों पर ये ओपनिंग होती है तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो इसकी ओपनिंग होती है, मुंह होता है, उसको कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और यह मुंह आखिर में जहाँ जिस पूल ऑफ मैग्मा जुड़ा हुआ है, इसको आप कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर। और जिस रास्ते से लावा बाहर आता है, द नेक, वह गला जहाँ से लावा बाहर आता है, उसको वोल्केनिक वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वोल्केनिक वेंट कहते हैं। और किसी भी पर्वत के सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो माउथ होता है, ओपनिंग होती है, उसको आप कहते हैं क्रेटर। ठीक है। सो देयर आर टू एग्जाम्पल्स, वन इज फ्यूजियामा जो जापान में है, अदर इज वेसुवियस जो आपका इटली में है। ये इम्पोर्टेंट वोल्केनोज के पार्ट है। किसके? इम्पोर्टेंट वोल्केनोज के पार्ट है। दिस नेचुरल एक्टिविटी इज वोल्केनिज्म। अब जो ये नेचुरल एक्टिविटी है, इसको आप वोल्केनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिज्म। वोल्केनोज रिलीज मैग्मा थ्रू द क्रैक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो वोल्केनो रिलीज होता है, इस वोल्केनो में मैग्मा बाहर आता है
और वो ऐसी जगह से बाहर आता है जहाँ पे सरफेस आपकी कटी फटी या टूटी फूटी हो। मैग्मा इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स। अब बेसाल्ट और ग्रेनाइट रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था जब हम इग्नियस रॉक का टाइप पढ़ रहे थे, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक्स पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में पढ़ा था। मैं आपको दोस्तों ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इससे पहले वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गई तो ये वीडियो तो बहुत जल्दी आप लोग समझ लेंगे। When the magma rises slowly to the earth surface, it is called lava। जब मैग्मा धीरे धीरे अर्थ की सरफेस से बाहर आता रहता है तो उसको हम कहते हैं लावा। जब आपका मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आता रहता है तो उसको हम कहते हैं लावा। बाय different fact it is proved that the volcanic formation takes place due to the presence of molten rocks inside the earth। molten rocks inside the earth, ठीक है। दैट मीन्स कि अलग अलग फैक्ट बताए गए हैं और यह सिद्ध किया गया है, प्रूव मीन्स सिद्ध किया गया है कि जो वोल्केनिक फॉर्मेशन होता है वो पृथ्वी के अंदर इनसाइड द अर्थ मोल्टन रॉक्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। जो मोल्टन रॉक्स धरती के अंदर वाली सतह में अंदर की तरफ पाई जाती हैं, मोल्टन मीन्स लिक्विड। अब हमने पढ़ा था कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जो आपके वोल्केनो फॉर्म होते हैं, जो आपके ज्वालामुखी फटते हैं, उसका रीज़न क्या है कि आपकी पृथ्वी के अंदर इनसाइड द अर्थ देयर आर सो मैनी मोल्टन रॉक्स इज प्रेजेंट। तो जो बहुत सारी मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट हैं वही कारण होती हैं आपके ज्वालामुखी का। द टेम्परेचर ऑफ मैग्मा इज फ्रॉम, अब जो मैग्मा का टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वो 500 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, कि जो आपके ज्वालामुखी हैं ये कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनमें अंतर होता है, वो हम सब इस पॉइंट में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि जो आपकी पृथ्वी है इस पर बहुत सारे तरह के वोल्केनो पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन कैपेबिलिटी, अब जो उनकी इरप्शन, जो उनकी विस्फोट करने की योग्यता है, कैपेबिलिटी योग्यता, इरप्शन विस्फोट करने की, मतलब जो इन वोल्केनो की, जो ज्वालामुखी फटने की जो योग्यता है, उसके आधार पर हमने वोल्केनो को 3 भागों में बांटा है। द वोल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन कैपेबिलिटी। वी डिवाइड द वोल्केनोज, या वी क्लासिफाई द वोल्केनोज in 3 categories on the basis of their eruption capability। okay, so first one is active volcanoes। सबसे पहला कौन सा है? एक्टिव वोल्केनोज। देखो एक्टिव वोल्केनोज जो सक्रिय हैं, जिनमें अभी विस्फोट हो रहा है, जिनमें अभी ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो जो एक्टिव और सक्रिय आपके ज्वालामुखी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दीज वोल्केनोज कॉन्स्टेंटली कीप इजेक्टिंग, इन वोल्केनो से, इन ज्वालामुखियों से लगातार अब भी लावा, गैसेस, राख, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स बाहर आ रहे हैं। कहाँ पर? टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपकी अर्थ की सतह पर, अर्थ की सरफेस पर अब भी इन ज्वालामुखियों से बाहर चीज़ें आ रही हैं, और उनमें क्या क्या आ रहा है? लावा आ रहा है, गैस आ रही है, एसिड, राख आ रही है, एंड फ्रेगमेंटल मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स भी आ रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट मोर देन 500 एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि कितने सक्रिय एक्टिव वोल्केनोज हैं तो हमें पता लगेगा लगभग 500। देयर आर more than 500 active volcanoes। There are more than 500 active volcanoes present in the world।
उनमें से दो के नाम आपको बताए गए हैं, एटना जो इटली में है, स्ट्रम्बोली जो लेपारी आइलैंड में है। और ये कहाँ पर है? लेपारी आइलैंड आपका मेडिटेरेनियन सी में आर द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज। आज तक की डेट के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज, सक्रिय वोल्केनो आपका एटना और स्ट्रम्बोली को बताया गया है। ठीक है। डोरमेंट वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज। सो सबसे पहले आपको डोरमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, एंड द मीनिंग ऑफ डोरमेंट इज निष्क्रिय। क्या है? निष्क्रिय, जिसको आप कहते हो इनएक्टिव, जो शांत हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इनएक्टिव का मतलब ये नहीं कि ये दोबारा एक्टिव नहीं होंगे, दोबारा ज्वालामुखी में नहीं फटेंगे, ऐसा नहीं है। These are very dangerous and violent volcanoes। ये जो डोरमेंट वोल्केनोज होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ज्वालामुखी होते हैं। क्यों होते हैं? These remain inactive for some time after their eruption। एक बार फट जाने के बाद ये कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन there is no particular time or indication for their future eruption। लेकिन ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है कि भाई ये एक बार फटने के बाद इतने टाइम तक ये शांत रहेंगे, ये कभी भी दोबारा फट सकते हैं। देयरफॉर दे इरप्ट वेरी वायलेंटली ऑन ऑल ऑफ सडन। और ये जब भी बाद में भविष्य में फ्यूचर में अचानक से फटते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। दिस कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ। और जब ये अचानक से फटते हैं तो ये इंसानों की जान और उसका माल बहुत बेसब्री से या बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वेसुवियस वोल्केनो इन इटली। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी है, इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी है जो कि एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, डोरमेंट वोल्केनो है। और डोरमेंट मीन्स क्या बताया था आपको? निष्क्रिय वोल्केनो है। ठीक है। अब ये इनएक्टिव स्टेज में है। चलिए नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अब एक्सटिंक्ट का नाम से आपको पता लग रहा है कि जो लुप्त हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं। सो दीज वोल्केनोज आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर आर नो इंडिकेशंस ऑफ देयर फ्यूचर इरप्शन। ये जो वोल्केनोज हैं इनको हम गायब मानते हैं कि ये ख़त्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि हमें इनका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि ये फ्यूचर में विस्फोट कर सकते हैं या फ्यूचर में फट सकते हैं। द क्रेटर्स ऑफ दीज वोल्केनोज आर फिल्ड अप विद वाटर। अब जो क्रेटर्स होते हैं, क्रेटर्स क्या बताया था? द ओपनिंग। क्रेटर्स क्या बताया था? द ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। कि माउंटेन के सबसे ऊपर जो ओपनिंग होती है उसको क्रेटर कहते हैं। तो जो क्रेटर्स होते हैं इन वोल्केनोज के, ये पानी से भर जाते हैं और पानी से भरने के कारण ये नेचुरल लेक्स बन जाते हैं। क्या बन जाती हैं? नेचुरल लेक्स बन जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे पास है कोह-ई-सुल्तान। क्या है? कोह-ई-सुल्तान, जो कि बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह पर एक कोह-ई-सुल्तान नाम की नेचुरल लेक है। और ये नेचुरल लेक कैसे बनी? ये एक वोल्केनो से बनी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, गायब हो चुका है। और उसका जो क्रेटर है, उसकी जो ओपनिंग है, उसमें अब पानी भर चुका है, जिसकी वजह से उसने एक नेचुरल लेक का रूप ले लिया है। ओके गाइज, नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज। अब वोल्केनोज के इफेक्ट पढ़िए क्या क्या होते हैं भाई। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी फटता है, उनका फ़ायदा भी है और उनका नुकसान भी है। हार्मफुल मीन्स नुकसान, बेनिफिशियल मीन्स फ़ायदा। वोल्केनिक इरप्शन कैन कोज हार्म टू ऑल लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट अराउंड इट। अब जब ज्वालामुखी फटता है तो जो भी इसके आसपास जीवन है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। पॉइजनस गैसेज विच इजेक्ट आउट फ्रॉम वोल्केनोज
पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो कोज एसिड रेन। अब जो आपकी गैसेज निकलती हैं ज्वालामुखी से, वोल्केनो से जो गैस, जहरीली गैस निकलती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को, आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, ख़राब करती हैं, दूषित करती हैं, एंड ऑल्सो कोज, और हाँ, इन्हीं की वजह से एसिड रेन भी होती है। इन्हीं की वजह से एसिड रेन भी होती है। वोल्केनिक इरप्शन इज बेनिफिशियल। अब तक हमने पढ़ा वोल्केनिक इरप्शन इज हार्मफुल, अब हम पढ़ रहे हैं बेनिफिशियल क्यों है, फायदेमंद क्यों है। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स फर्टाइल लावा, क्योंकि यह हमें फर्टाइल लावा देता है, उपजाऊ लावा देता है, मिट्टी देता है, मिनरल्स खनिज पदार्थ देता है, एंड फॉर्म्स सेवरल ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म्स, और बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थलाकृति बनाता है, मतलब कि लैंडफॉर्म्स, जमीन के रूप तैयार करता है नए नए, जैसे कि कोन्स, प्लेट्यूज, जैसे प्रायद्वीप आप मानते हैं, जानते हैं, क्रेटर लेक्स, अभी आपको हमने ऊपर बताया एक्सटिंक्ट वोल्केनो में कि क्रेटर लेक्स, नेचुरल लेक्स जो होती है वो बनाते हैं, एंड गीजर्स, और गीजर्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको गर्म पानी मिलता है, मतलब कि ये होता है गर्म पानी का झरना, उसको आप गीजर कहते हैं। और ये कहाँ से मिलता है हमें, ये हमें सभी वोल्केनोज से मिलता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड वार्म स्प्रिंग्स, ये हमें गर्म झरने भी देते हैं, विच आर यूजफुल इन स्किन डिसीज एक्सेट्रा, और ये इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि इनसे अगर आपको कोई त्वचा की बीमारी है, स्किन डिसीज़ है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, और आप एक बार इन पानी में नहा लें तो आपकी वह बीमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से हमारे लिए वोल्केनो बेनिफिशियल भी हैं, और जो ऊपर पढ़ाया इनके जहरीली पॉइजनस जो गैसेज होती हैं उनकी वजह से नुकसान भी है, हार्मफुल भी हैं। ठीक है, सो दोस्तों आज हम सिर्फ इस क्लास में वोल्केनोज से कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अर्थक्वेक कंप्लीट करेंगे। तो आप तब तक इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।